ओके। नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 के दूसरे अध्याय की बातचीत कर रहे थे और इसके संदर्भ में आज अपनी पहली क्लास है। ठीक है ना। दूसरा जो पाठ है उसके संदर्भ में आज पहली क्लास है। संघवाद आपके पाठ का नाम है और इसके बारे में आप बातचीत करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलो। हम्म आपके पाठ का नाम है संघवाद। तो दूसरा अध्याय है। संघवाद का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, ये जो संघवाद है इसका मतलब है अपने भारत में जैसे जैसे अपना उदाहरण लेते हैं अपना भारत। भारत में संघवाद है। भारत में संघवाद है। कैसे? देखो, भारत में संघवाद कैसे है तो देखो, भारत के अंदर सरकार का जो है वो विकेंद्रीकरण किया गया है। जैसे केंद्र में देखें तो संघ सरकार या केंद्र सरकार। ठीक है। और केंद्र सरकार के बाद में देखें तो राज्य सरकार। ठीक है। राज्य सरकार के बाद में देखें तो आपकी नगर पालिका, नगर निगम। नगर पालिका और नगर निगम सरकार। और इसके बाद में देखें तो ग्राम पंचायत, पंचायती सरकार। पंचायत स्तर की सरकार, पंचायत स्तर की सरकार। तो इस तरीके से ये जो सरकार के रूप हैं ये एक प्रकार से संघवाद के अंतर्गत आते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक रूप है। इस आधार पर ऊर्ध्वाधर आप समझ गए, इस तरीके से, इस तरह के, इस अकॉर्डिंग। ठीक है। इस अध्याय में हम सत्ता के बंटवारे के इसी रूप पर विचार करेंगे। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। ठीक है। इससे देखो, सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर बंटवारा होता है, सत्ता का जो सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, जैसे देखो ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा है, इसी को आमतौर पर संघवाद कहा जा सकता है। इसे एक एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना और चलना संभव हो पाता है। अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझने की कोशिश की गई है। संघीय ढांचे से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा के बाद इस अध्याय में संघवाद को मजबूत करने वाली नीतियों और राजनीतिकों का विश्लेषण किया गया है। अध्याय के आखिर में हम भारतीय संघवाद के नए और तीसरे स्तर यानी स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया परिचय। आगे बढ़ते। सबसे पहले संघवाद क्या है, आइए एक बार फिर अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करते हैं। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था। ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। तो आपने देखा होगा कि बेल्जियम के अंदर भाई भाषा के आधार पर भी सरकार के अंदर स्वरूप बनाया गया और उसके बाद में एक सामुदायिक सरकार का भी गठन किया गया। तो इसने क्या कहा है कि केंद्र सरकार की शक्ति में कमी करना था और ये अधिकार प्रांतीय सरकार को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र के द्वारा दिया गया और उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए। प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। अब दो मोटे मोटे शब्द आए आपके पास में। एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। देखो, पहली बात तो एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे समझना है। मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। एकात्मक
शासन प्रणाली। देखो, एकात्मक शासन प्रणाली वो होती है जहाँ पे शासन की शक्तियाँ जो होती है, या फिर सरकार की जो शक्तियाँ जो होती है, या फिर सत्ता का जो पावर जो होता है वो केंद्र के पास होता है, एक केंद्र के पास ही होता है। इसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होता है। वो होती है एकात्मक शासन व्यवस्था। जैसे अपन बात करें श्रीलंका की, श्रीलंका की जो अधिकार है, जो सरकार के अधिकार है, वो किसके पास है? केंद्रीय सरकार के पास है, जो उन्होंने सिंहलियों ने मिलके बनाई थी। ठीक है ना? तो वो केंद्रीय सरकार का रूप हो गया। तो वहां पे शासन प्रणाली कैसी हो जाएगी? एकात्मक शासन प्रणाली। और दूसरी है संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है, वैसे मैं आपको लिखवाऊंगा, लेकिन संघीय शासन प्रणाली देख लो कि संघीय शासन प्रणाली कहाँ होती, क्या होती है? जहाँ पर सत्ता का जो स्वरूप है उसे बांटा जाता है। जैसे स्थानीय स्तर पर बांट दिया गया, भाषा के आधार पर बांट दिया गया। अच्छा, अपने भारत की बात कर लो, भारत भी एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। जैसे कि बेल्जियम है, अब बेल्जियम में भी सामुदायिक सरकार बनती है। बेल्जियम में भी भाषा के आधार पर दोनों जो भाषाई या तीनों जो भाषाई समुदाय है उनका बराबर हक है। और उसी प्रकार भारत में भी भाई पंचायती स्तर पर सरकार अलग से बनती है, और फिर नगर पालिका नगर निगम के स्तर पर अलग बनती है, राज्य स्तर पर अलग बनती है, और केंद्र स्तर पर अलग बनती है। तो इस तरीके से जो शासन का बंटवारा होता है उसे संघीय शासन प्रणाली कहा जाता है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। ध्यान रखना, देखो श्रीलंका जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? श्रीलंका व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। तो आप ध्यान रखना, ये दोनों शब्द आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या है और संघात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो एकात्मक का मतलब है, तो अगर अब एकात्मक को समझना है तो आप किसका उदाहरण देखोगे? श्रीलंका को, जो कि अपन ने पहले पार्ट में पढ़ा है। ठीक है ना? तो आगे देखो, जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार है। जिसमें अधिकार किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास है। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र, प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के बीच बांट दी जाती है। देखो, संघीय शासन व्यवस्था होती है, वहाँ क्या होता है? सर्वोच्च सत्ता है वो केंद्र सरकार के पास रहती है, और बाकी की जो सत्ता है वो विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के साथ में बांट दी जाती है, जैसे राज्य सरकार। इस तरीके से आमतौर पर संघीय व्यवस्था दो स्तर पर काम करती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था जो है दो स्तर पर सरकारें के रूप में काम करती है। इसमें एक तो पूरे देश के लिए काम करती है, और दूसरी जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसके भाई देखो, इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए काम करती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। फिर राज्य या प्रांत के स्तर पर की सरकारें होती है जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। देखो, तो वो आप भारत की स्थिति से समझ सकते हैं कि ये दोनों अपने अपने स्तर पर बिल्कुल स्वतंत्र होकर के भारत में काम कर रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार है वो अपना काम कर रही है, राज्य सरकार है वो अपना काम कर रही है। ठीक है, इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। इस अर्थ में देखें तो संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर के काम करती है। ठीक है, और इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। इसमें क्या करती है? केंद्रीय सरकार क्या करती है? प्रांतीय या फिर जो स्थानीय सरकार होती है वहां उनको आदेश दे करके काम करवाया जाता है। पर संघीय व्यवस्था में संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। अन्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों का जवाबदेही होती है। देखो, ये सरकारें अपने अपने स्तर पर केंद्र या राज्य को जवाबदेही नहीं होती, ये लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। ध्यान रखना ये चीज़, वापस देखो कि राज्य सरकारों के पास अपनी अपनी शक्तियां होती हैं, और इसके अलावा केंद्र व केंद्रीय सरकार को जवाबदेही नहीं होती। ये दोनों सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेही होती है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। इससे पहले ऊपर चलो, कुछ चीज़ें दी हुई है। देखो, ये लड़का क्या कह रहा है, मैं थोड़ी उलझन में हूँ। आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए? एकात्मक या संघात्मक या केंद्रीकृत? भारत की शासन व्यवस्था को बिल्कुल संघात्मक नाम दिया जाएगा। ठीक है ना? एकात्मक, एकात्मक अपन बात करें तो श्रीलंका की हो जाएगी। ओके, आगे देखो,
अब ये किस चीज़ का चित्र है, पढ़ते हैं इसमें। हालांकि दुनिया के 192 देश में से केवल 25 देशों में ही संघीय शासन व्यवस्था है। दिस इज़ वेरी गुड। हालांकि दुनिया के 192 देश हैं रजिस्टर्ड, उन 192 रजिस्टर्ड देशों में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या रहती है। दुनिया की अधिकतर बड़े देश संघीय हैं। क्या आप इस मानचित्र में इस नियम का एक अपवाद ढूंढ सकते हैं? कौन सा अपवाद ढूंढना है भाई? ये देखो, संघीय राजनीतिक व्यवस्था, ये इस तरीके का जो है वो संघीय राजनीतिक व्यवस्था। जैसे देखो, रूस के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है, भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में संघीय शासन व्यवस्था है, उसके बाद में पाकिस्तान में संघीय शासन व्यवस्था है, ऑस्ट्रिया वियना की राजधानी, यहाँ पे भी संघीय संघीय शासन व्यवस्था है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका में भी कुछ कुछ जगहों पर संघीय शासन व्यवस्था है, जैसे बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नाइजीरिया और इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे भी कुछ प्रकार से शासन व्यवस्था जो है वो संघीय शासन व्यवस्था है। आगे देखो, आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। अब संघीय शासन व्यवस्था जहाँ पे जो सरकार होती है वहाँ की विशेषताएं क्या होती है, तो सबसे पहले देखो, यह सरकार दो से अधिक स्तर वाली होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो सरकार होती है ये दो से अधिक स्तर वाली होती है, जैसे केंद्र सरकार, और दूसरे नंबर की बात करें तो राज्य सरकार। ठीक है। अलग अलग स्तर की हाँ, अलग अलग स्तर की ही अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाते, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। बिल्कुल सही बात है भाई। जहाँ संघीय शासन व्यवस्था होती है वो अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं और नागरिकों के ऊपर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका एक अपना अपना अधिकारीय क्षेत्र होता है। उनके क्षेत्र निश्चित होते हैं कि यहाँ इस तरीके से यहाँ इस तरीके, उनका निश्चित एक दायरा होता है। आगे देखो, हम्म विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकरण की गारंटी और सुरक्षा देता है। देखो, जहाँ पे जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ प्रत्येक का एक संविधान बना होता है। प्रत्येक का एक संविधान बना होता है। उस संविधान के अंदर क्या होता है, उसके स्पष्ट रूप से अधिकार क्षेत्र और उनके जो कार्य है वो वर्णित होते हैं, जिससे क्या होता है कि उस सरकार की गारंटी की सुरक्षा बन जाती है। ऐसे नहीं फिर वो आपस में लड़ने लगे, इस प्रकार से नहीं। ठीक है। आगे देखो, हम्म संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव में दोनों स्तर की सरकारों की सहमति होनी जरूरी। बिल्कुल सही है। अगर सरकार कुछ भी परिवर्तन करना चाहती है तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की सहमति होनी जरूरी है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय की भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का विवाद हो जाता है तो इसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट है यानी सर्वोच्च न्यायालय है वो एक प्रकार की निर्णायक की भूमिका निभाता है, क्योंकि वो एक स्वतंत्र इकाई है। जब न्यायालय पढ़ेंगे तब अच्छे से उसको समझेंगे। आगे देखो, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत हैं। बिल्कुल, वित्तीय स्रोत के लिए इनको राजस्व वसूलने के लिए अलग अलग स्रोत है। इस प्रकार देखो, इसमें समझना है आपको भाई, राज्य देखो जैसे राजस्थान है, ठीक है ना। अब राजस्थान में वित्तीय स्रोत क्या हो जाएगा, जैसे कुछ भी चीज़ आ रही है राजस्थान से गुजरात जा रही है तो राजस्थान सरकार इसके ऊपर टैक्स लगा के वो अपना वित्तीय स्रोत बढ़ा सकती है, इस तरीके से। ठीक है। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ साथ क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इसी कारण
संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के दो चीज़ों कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। यह बात इस पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्था आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। इसमें दो स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह है। ठीक है ना। तो दो देश साथ मिलकर भी एक प्रकार की एक ये संघीय शासन व्यवस्था बना सकते हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरकस ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना, फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच रास्ता का बंटवारा कर देना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके मुख्य उदाहरण वाले देश हैं। ठीक है ना। तो एक तो देखो, एक बड़ा राष्ट्र होता है, वो अपने ही राष्ट्र के अंदर शासन का बंटवारा कर देता है या सत्ता का बंटवारा कर देता है। तो इस तरीके का जो बंटवारा करने वाला जो देश है उसके अंदर बात करें तो भारत और बेल्जियम, स्पेन। लेकिन दूसरा जो एक पहला जो अपने देखा पहला तरीका, यहाँ पे अपने पहला तरीका देखा कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर के एक बड़ी इकाई गठित करते हैं और फिर दोनों राष्ट्र अपनी संप्रभुता साथ साथ रखते हुए वो इस तरीके का उदाहरण बना लेते हैं और प्रांतों के बीच में शक्तियों को बांट देते हैं। तो वो होता है पहला तरीका, जिसके अंदर संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों की बरकस केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है और यहाँ देखना केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है और वहाँ जो होते हैं वो प्रांतीय सरकार जो है वो थोड़ी ज़्यादा ताकतवर होती है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जा सकते हैं। तो थोड़ा ऊपर देख लेते हैं यहाँ क्या है। संघीय व्यवस्था सिर्फ बड़े देशों के अनुकूल है, तो बेल्जियम ने इसे क्यों अपनाया। देखो ऐसी कोई तथ्य नहीं है कि मतलब जो बड़े देश हैं या जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़े देश है वो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाएं, ऐसा कहीं है उल्लेख है ही नहीं। बट आप संघीय शासन व्यवस्था अपना रहे हो ये आपकी देश की प्रकृति के ऊपर निर्भर कर रहा है और वहाँ किस तरीके से सत्ता को चलाने वाले या हैंडल करने वाले लोग हैं उनके ऊपर निर्भर कर रहा है। देखो जैसा कि अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि भाई दोनों स्टोरी सेम थी, श्रीलंका की और बेल्जियम की। लेकिन बेल्जियम ने बिल्कुल सूझबूझ से इसका उपयोग किया और ऐसी मतलब नीति अपनाई या ऐसा तरीका अपनाया जिसमें किसी भी धर्म के व्यक्ति को बेगापन की स्थिति पैदा नहीं हो, यानी उसके दिमाग में बेगापन की स्थिति, राष्ट्र के प्रति या राष्ट्र को खंडित करने जैसी स्थिति पैदा नहीं हो। लेकिन उल्टा हुआ श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका के अंदर जिस तरीके का तरीका अपनाया गया उससे व्यक्तियों के अंदर बेगापन आया और वो राष्ट्र की एकता को खंडित करने के प्रयास करने में लग गए। तो संघीय शासन व्यवस्था जरूरी नहीं है कि छोटे देशों के लिए हो, बड़े देशों के लिए हो, तो ये सबके लिए समान है। ठीक है, बस इसको अपनाने का तरीका आपके पास में होना चाहिए। ठीक है। अब है अधिकार क्षेत्र, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। अधिकार क्षेत्र का मतलब बताएं कि ऐसा दायरा जिस पर आपका वैधानिक हक हो। ठीक है ना। और ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। जैसे आप कभी कभी जाते हो सड़क पे तो ऐसा लिखा है ना, यह थाना क्षेत्र की सीमा यहाँ से शुरू होती है। तो वो जो होता है ना एक प्रकार के अधिकार क्षेत्र है कि पुलिस थाना सीमा क्षेत्र इस तरीके से लिखा था। इसका मतलब ये है कि आपके पीछे जो पुलिस थाना था उसकी सीमा यहीं तक थी, अब यहाँ से सीमा है वो उस आगे वाले पुलिस थाने की लगनी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से आगे देखो, कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे थे। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार थी। खगजराज, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता, हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है ना, हमें संघ की क्या ज़रूरत है। बाबूलाल, मुझे लगता है कि अगर तराई क्षेत्र अपनी
अलग राज्य सरकार बने तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश, मुझे संघीय व्यवस्था पसंद है क्योंकि इसका मतलब होता है कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल इस व्यवस्था में हमारे निर्वासित प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इसमें से किसने संघीय व्यवस्था को लेकर गलत टिप्पणी की है? तो किसने गलत टिप्पणी की है कि भाई साहब ये गलत है। तो मेरे हिसाब से खगराज ने इसने गलत की है, क्योंकि मुझे संघीय व्यवस्था पसंद नहीं है। इसे भारत की तरह सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। बिल्कुल आरक्षित कीजिए ना, सब लोगों को हक मिलना चाहिए। जब आपका राष्ट्र लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है या आपका राष्ट्र बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र है, तो वहां प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का हक मिलना चाहिए कि वो सरकार में जा सके। अब देखो, अपने भारत की बात करें तो अपने भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। अब संघीय शासन व्यवस्था में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि जो नेता है उनका बेटा ही नेता बनेगा। आपके क्षेत्र के अंदर अंदर देख लीजिए, अगर आप अपने पंचायती स्तर पर अच्छा काम कर सकते हैं तो आप सरपंच बनिए। अगर आप सरपंच बनने के बाद में आपके अंदर अच्छी ललक पैदा होती है कि मैं सही तरीके से सरकार का संचालन कर सकता हूं, तो आप एमएलए एमपी के लिए खड़े होइए। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है? और दूसरी बात इसमें यह है कि जो छोटा, हमारा देश तो बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ इसने जो बात कही, इस बात को समझना थोड़ी जरूरी है मीता वाले, कि हमारा देश कोई बड़ा नहीं है। देखो, नेपाल कोई बड़ा राष्ट्र नहीं है। तो जो बड़े राष्ट्र होते हैं उनको जरूरत होती है संघीय शासन व्यवस्था की, विशेष जरूरत होती है, क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के, अलग अलग भिन्न भिन्न स्तर पर लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। तो वहाँ थोड़ा एक जटिल बन जाता है सरकार के लिए, सरकार का संचालन करना या सत्ता का संचालन करना। तो वहाँ पे तो संघीय शासन होना जरूरी है। लेकिन छोटे स्तर पर भी या छोटे जो देश हैं वहाँ पे भी संघीय शासन व्यवस्था हुई तो ऐसी कोई उनके अंदर विखंडन जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी। तो ध्यान रखना, आमतौर पर जो संघीय शासन व्यवस्था है वो बड़े देशों में अपनाई जाती है। अब है भारत में संघीय व्यवस्था। हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देश को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती है। तो सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में यह काम कितना मुश्किल होगा। जरा बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्र के लोग रहते हैं। अपने भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, अपने भारत में कितने धर्म के लोग रहते हैं, अपने भारत में कितने क्षेत्रीय प्रभाव है, जैसे हिमालय का क्षेत्रीय प्रभाव, अपने इधर राजस्थान का क्षेत्रीय प्रभाव, हर एक अलग अलग स्टेट का क्षेत्रीय प्रभाव है। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? हमारा जो देश है, आप एक इस बात पे गौर करके देखिए कि हमारा जो राष्ट्र है इसके अंदर सत्ता की साझेदारी किस प्रकार है। आइए संविधान से ही शुरुआत करें। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। इस स्टोरी को आप समझो। तो भारत जो है आजाद हुआ रक्त रंजित विभाजन के बाद, बहुत खून खराबा हुआ। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए। अब आपको पता है, जैसे ही भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत के अंदर बहुत सारे रजवाड़े थे, यानी देसी रियासतें थी, जिनका धीरे धीरे भारत में विलय होना शुरू हुआ। भारतीय संविधान ने भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। अब जब अपन भारत के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा गया कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है। यानी जो उस समय जो देशी रियासतें थी, उन रियासतों को भारत के अंदर सम्मिलित करने का फैसला लिया गया। ठीक है। आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। एक तो संघ या हमें जिसे केंद्र सरकार कहते हैं, दूसरी राज्य सरकार। तो अपने भारत में बात करें तो भारत के अंदर संविधान के अंदर ये विशेषता की गई है कि भारत में 2 प्रकार की सरकारें होगी। कौन कौन सी? बाद में व्यवस्था की गई भाई, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बाद में व्यवस्था की गई नगर पालिका सरकार, इस तरीके से। तो मोटे तौर पर 2 है, एक तो संघ सरकार है और दूसरी है राज्य सरकार। ठीक है। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, और जो केंद्र सरकार थी वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर देगी। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तरों की शासन व्यवस्थाओं को अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों के 3 हिस्से में बांटा गया। ये 3 सूचियां इस प्रकार हैं। तो मैंने जब अपना चैप्टर स्टार्ट किया था तभी आपको संघीय व्यवस्था का अर्थ बताया था कि जहाँ पर शासन का बंटवारा किया गया, और भारत में भी 3 स्तरों पर किया गया है। पहला केंद्रीय स्तर पर जो पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी रखता है, दूसरा राज्य स्तर पर जो राज्य के स्तर पर जिम्मेदारी रखता है, उसके बाद में पंचायती या फिर नगर पालिका स्तर पर सरकार का बंटवारा, जो कि अपने स्थानीय स्तर पर शासन का जिम्मा रखता है।
ठीक है। यहाँ ये क्या कह रहा है कि क्या यह कुछ अजीब बात नहीं है कि क्या हमारे संविधान निर्माताओं को मालूम नहीं था कि संघीय व्यवस्था क्या होती है, या वे इसके बारे में कहने से बचना चाहते थे? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखो। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि किन किन विषयों पर संघ सरकार काम करेगी और किन किन विषयों पर है वो राज्य सरकार काम करेगी। तो हमारे 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी सूची है? एक है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। तीसरी कौन सी है? समवर्ती सूची। पहली है राज्य सूची, और सॉरी दूसरी है राज्य सूची और पहली है संघ सूची। यानी हमारे राज्य और केंद्र के बीच में जो विषय है उनका बंटवारा सूचियों के अंदर किया गया है, और इसके ऊपर 3 सूची बनाई गई है। सबसे पहली है संघ सूची में प्रतिरक्षा यानी आर्मी, विदेशी मामले जैसे रूस का मामला, भारत के साथ में संबंध, फिर अमेरिका के साथ में संबंध, या फिर पाकिस्तान के साथ में किस तरीके से संबंध होंगे, तो विदेशी मामले सारे। फिर बैंकिंग, संचार यानी टेक्नोलॉजी, मुद्रा यानी पैसे छापना जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो है वो संघ सूची के अंदर है। ठीक है ना। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की जरूरत है, और इसी कारण विषयों को संघ सूची में डाला गया। संघ सूची में वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। तो जो संघ सूची में जो विषय शामिल होते हैं उनके ऊपर अधिकार बनाने का हक किसको है? सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। जिसके अंदर आपके कौन से आगे? अब आर्मी के। अब आर्मी में आपके अभी प्रेजेंट टाइम में 4 साल वाला कर दिया गया है। तो 4 साल वाला पूरे देश में किया गया, और कौन सी सरकार ने किया है? नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। तो वो एक प्रकार की केंद्र सरकार है, और आर्मी एक प्रकार का संघ सूची का विषय है। तो जिसके ऊपर अधिकार बनाने का हक किसको है? सिर्फ संघ को है। ऐसा नहीं है कि भाई राज्य को भी दिया जाए तो राज्य है वो अलग करेगा। भाई राजस्थान कहेगा मेरे यहाँ तो 10 साल काम करेंगे, कोई राज्य कहेगा मेरे यहाँ पे 2 साल काम करेंगे। तो ये इस तरीके की अव्यवस्था हो जाती है। तो जो संघ सूची में विषय रखे जाते हैं वो पूरे देश के लिए होते हैं, और उसके ऊपर अधिकार बनाने का हक और सिर्फ केंद्र सरकार को होता है। आगे राज्य सूची में पुलिस, व्यापार। देखो राज्य सूची में कौन कौन सी चीजें हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को है। उसके बाद में समवर्ती सूची। देखो शिक्षा, वन, मजदूर। देखो क्या क्या चीज? शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। देखो समवर्ती सूची के अंदर जो विषय आते हैं उनके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करती है। अब विवाह की बात करें तो कई जगह विवाह के नियम अलग है, कई जगह विवाह के नियम अलग है। अब केंद्र सरकार एक ही नियम लागू कर दे तो सब जगह ये लागू नहीं किया जा सकता ना। या फिर मजदूरों के लिए सब जगह अलग अलग नियम है। अब किसी जगह जैसे अपन बात करें मुंबई में, तो मुंबई में जो मजदूरी है वो ज़्यादा है, यानी उनकी जो रेट है वो ज़्यादा है, और महंगाई भी वहाँ पे ज़्यादा है। और अपने दूसरे स्तर पर बात करें, आपके स्थानीय स्तर पर बात करें तो मजदूरी कम है, मजदूरी के जो पैसे हैं वो कम है। तो इस तरीके के जो होते हैं वहाँ पे समवर्ती सूची का विषय लागू होता है, जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर के काम करती है, दोनों मिलकर के कानून बनाती है। तो इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव की स्थिति हो तो केंद्र सरकार का कानून है वो ज़्यादा मान्य होगा। ठीक है ना। दोनों में कानून बनाए और दोनों में टकराव हो जाए तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का जो कानून है वो मान्य ही होगा। ठीक है, आगे देखो। यहाँ एक सवाल उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होगा? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद में आए। बिल्कुल, संविधान बना उस टाइम ये इतना टेक्नोलॉजी वाला कोई था ही नहीं। तो ऐसे विषय जिनका किसी सूची में नाम है ही नहीं वो किस में आएगा? तो विषय केंद्र सरकार के क्षेत्र में। देखो देखो कितना मस्त बात कही है कि हमारे संविधान में या हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय जो हैं जो भविष्य में खोजे जाएंगे वो पूरे के पूरे किसके अंदर जाएंगे? केंद्र सरकार के अंतर्गत आएंगे। भाई जैसे मान लो अपने यहाँ पे किसी चीज़ की नई चीज़ का आविष्कार हो जाता है। अगर अपन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 और भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। इस बीच की स्थिति को देखें तो इस जमाने में जो आईटी थी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी वो वेल डेवलपमेंट नहीं थी। ठीक है ना। वर्तमान समय में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इतनी तीव्र गति से बढ़ी है, लेकिन उस ज़माने में ये इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ऐसे विषय जिनका उल्लेख न तो राज्य सूची में है, न समवर्ती सूची में है, न संघ सूची में है। ठीक है ना।
तो ऐसे विषयों का उल्लेख अगर कहीं किसी सूची में नहीं है तो वो किसके अंतर्गत आएंगे या किस सरकार के अंतर्गत आएंगे, तो वो सीधा का सीधा केंद्र सरकार की सूची में आएंगे, यानी संघ सूची में माने जाएंगे। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय शासन व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। भारत संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अपना संविधान है, हालांकि अभी नहीं है, लेकिन अगर भारत आज़ाद हुआ था उसके समय बात करें तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां पर उसका एक अलग संविधान बना हुआ था। इस राज्य में संविधान सभा की अनुमति बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता था, और इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक वहां जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था। ये पहले की बात है, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया 2019 में, ठीक है ना। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ भी ऐसी विशेष प्रावधान नहीं है। देखो, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य के अंदर या जितने भी राज्य है, जैसे भारत की बात करें तो टोटल 28 राज्य है, तो 28 राज्यों में सभी राज्यों को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। कुछ विशेष राज्य होते हैं जिनको विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, कुछ होते हैं जिनको सामान्य अधिकार प्राप्त होते हैं, तो ये थोड़ा एक प्रकार से कहें तो भेदभाव वाली स्थिति हो सकती है। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए कुछ भी ऐसे विशेष प्रावधान नहीं है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है। ये वैसे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्रता प्रांत नहीं बन सकते थे। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं। जैसे चंडीगढ़ की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, या फिर राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर विशेष तरीके के अधिकार दिए गए हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। जैसे देखो, ये केंद्र शासित प्रदेश है। और भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं पता है? ये किसी को पता है क्या? ओके, नहीं है तो अभी बता देता हूँ। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश याद करने की ट्रिक देखो। ट्रिक, पेन चेंज करना पड़ेगा। दादा, दिल्ली के अंडा लाया लक्ष्य और पंडू ने जम्मू में खाया। ये ट्रिक है। इसमें से दादा से दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, दिल्ली से दिल्ली, से चंडीगढ़, अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लाया से लद्दाख, लक्ष्य से लक्षद्वीप, पंडू से पुडुचेरी, और जम्मू से जम्मू कश्मीर। कितने हो गए? 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये बात के केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आगे देखो। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। ये केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता, देखो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा संचालन किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है, फिर कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं में उसे मंजूर करवाना होता है। देखो, अगर इस तरीके का कोई बदलाव करवाना होता है तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, संसद के सदन कितने? संसद, दो सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो पहले लोकसभा में पास करो, फिर राज्यसभा में पास करो। अगर राज्यसभा में पास हो जाता है तो फिर राज्य की आधे से अधिक विधानसभाएं हैं, उससे उनको मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी आप पूरे इस मामले में बदलाव कर सकते हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की क्रियान्वयन की देख रेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालात हो तो फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता। अगर राज्यों में किसी भी प्रकार का मामला गड़बड़ा जाता है तो वहाँ पे उच्च न्यायालय फैसला देता है, और केंद्र में किसी प्रकार का मामला गड़बड़ा जाता है तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय निर्णय लेता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार
संघीय व्यवस्था कैसे चलती है वो अपन नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन आकाशवाणी पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुने, सरकारी नीतियां और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाइए और उनको निम्नलिखित श्रेणियों में बांटें। सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी खबरें आपको, या किसी अन्य राज्य सरकार से जुड़ी खबरें, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें। तो ये इस तरीके से खबरें बना करके आप देख सकते हैं। आगे देखो, पोखरण जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। मान लें अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोध करती, तो ये क्या वो केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? बिल्कुल यस, रोक सकती थी, क्योंकि अपने यहाँ पे राज्य सरकार का मैं तो ज़्यादा नहीं, हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, ओके, रोक नहीं सकती थी, वो उनसे सवाल कर सकती थी। अपने यहाँ पे देखो, संघीय शासन व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है उसके पास पावर ज़्यादा है, ये ज़्यादा पावर वाली होती है, ठीक है ना। ये उनसे सलाह मशवरा कर सकते हैं कि भाई इस तरीके का अगर आप करोगे तो हमारे यहाँ पे नुकसान हो सकता है, ये इस तरीके से बात करके उस बात को मनवा सकती है, ठीक है। मान ले सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों के नई पाठ्य पुस्तक लागू करना चाहती है, तो मान ले केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों के विषय वस्तु की शैली पसंद नहीं आई हो, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मान लें कि वहाँ पे अगर स्थानीय क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा है तो वो ऐसे ही कर सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करनी पड़ेगी कि भाई आगे जो जाकर के उसको केंद्र सरकार का जो पाठ्यक्रम बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है, तो एक दो पुस्तकें हैं वो केंद्र सरकार की उसमें लागू होनी चाहिए। जैसे आप प्राइवेट स्कूलों में देख लीजिए, कुछ पुस्तकें प्राइवेट स्कूलों की चलती है और आधे से अधिक गवर्नमेंट जो सरकारी पुस्तकें वो चलती है। मान लें कि नक्सलवादियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्री की राय अलग अलग है। क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री भी मानेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने इतनी देर तक पढ़ा, जो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी उम्मीद करता हूँ। आगे अपन बात करेंगे शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था वो किस तरीके से संचालित होती है, ठीक है।